चलो बेटे, एडजस्टमेंट की क्लास नंबर 10 करेंगे हम लोग। और नहीं, 10 के साथ बस नहीं है, 11 के साथ बस है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा आप लोगों को चीज़ों को। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि ट्रेंडिंग में आता है। मतलब आप लोग अपने एग्जाम में या तो देख चुके होंगे, अगर आपके पेपर में पहले ये चैप्टर आ चुका है, या फिर आप भविष्य में पक्का ये देखने वाले हैं। ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो ये क्वेश्चन ना ट्राई करता हो अपने बच्चों के साथ। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, और कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होती है। ये जो आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है, ये ट्रायल बैलेंस है यहाँ का, हाँ या ना? अच्छा, पर हमारा ईयर शुरू कहाँ हुआ होगा? 1/4/18 को। अब इस ट्रायल बैलेंस में जो चीज़ें दे रखी हैं, इसमें सारी चीज़ें कैसे आई वो मैं नहीं बता सकता। कुछ चीज़ें जो मुझे इस क्वेश्चन को समझाने के लिए चाहिए, मैं वो बता देता हूँ। अच्छा, यहां पर किसी डेट पर मैंने माल बेचा होगा, तो जब मैंने सेल को क्रेडिट किया होगा। अब ये देखो, सेल का फिगर मिल गया है, ठीक है ना? तो सेल तो क्रेडिट हुई होगी। हालांकि जरूरी नहीं है कि ये सारी सेल कैश में की है कि क्रेडिट में की है, मुझे नहीं पता। तुम बता सकते होगे क्रेडिट सेल और कैश सेल, क्या तुम इसे तोड़ सकते हो? इसमें से कितनी सेल कैश है, कितनी क्रेडिट? कोई ऐसा दिमाग लगाना चाहिए। तो एक कह रहा है यहां पर डेटर्स की वैल्यू चेक कर लो, उससे पता चल जाएगा कि इतनी क्रेडिट है, बाकी सारी कैश होगी। नहीं, ये तरीका नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है यहां पर डेटर्स कुछ ऐसे हों जिनमें से पैसे आ गए हों पहले, तो वो तो डेटर्स की लिस्ट में आज नहीं होंगी, हाँ या ना? तो हम इसे अलग अलग नहीं कर सकते। तो मेरा पॉइंट ये नहीं है, ठीक है? तो ये सेल यहां आ गई। अच्छा, उसके बाद आपने ये माल बेचा होगा बहुत सारे लोगों को, डेटर्स यानी कि बहुत सारे लोग। तो ये डेटर्स यहां पर कितने के दे रखे हैं? हालांकि 30,000। अब ये 30 कैसे आए मैं बताऊंगा अभी। आपने जब डेटर्स को माल बेचा होगा तो उनकी कुछ वैल्यू यहां लिखी होगी, और डेटर्स में एक बंदे का नाम मैं आपको बता रहा हूं, उसका नाम क्या है? एक्स। एक्स को कितना बेचा है आपने? 1000 का माल बेचा है। अच्छा, एक्स जो था वो मार्केट में नया था, तो आपने कुछ दिन बाद एक्स से बिल ले लिया, उसकी जर्नल एंट्री डल गई होगी, बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू, और एक्स डेटर्स की लिस्ट में से कम हो गया था, हाँ या ना? क्योंकि अब वो डेटर ना बन के बिल्स रिसीवेबल बन गया था। उसके बाद जब हम कुछ दिन बाद, उस बिल की ड्यू डेट थी, यहां पर उसकी ड्यू डेट थी, ड्यू डेट पर हमें पता चला कि एक्स हमारे पैसे नहीं दे पा रहा है, वो डिसऑनर हो गया था। समझ रहे मेरी बात को? तो इसकी जर्नल एंट्री एक्स अकाउंट डेबिट टू बी आर, इतना क्लियर है? अच्छा, बी आर से बी आर अकाउंट कैंसिल हो चुका, और एक्स दोबारा डेटर बन गया था। मेरी बात समझ आ रही है? कुछ डेटर तो हमारे यहां पर पहले से हैं, और एक एक्स फिर से हमारा डेटर बन चुका है। अच्छा, ये जो डेटर्स थे, इनमें से कुछ लोगों ने पैसे देने से मना कर दिया था। बात समझ आ रही है? आज आपके डेटर्स कितने के हैं? 30,000 के। और देखो क्या लिखा है, इंक्लूडिंग एक्स फॉर डिसऑनर्ड बिल ऑफ 1000। कह रहा है 30,000 के डेटर हैं आज। और ये जो बैड डेट्स थी, ये बैड डेट्स हमारी इसके अंदर शो हो रही होंगी, कहां पर है? ये रही बैड डेट्स हमारी, कितने की? 1810 रुपए। क्वेश्चन का कंटेंट समझ आया है, हाँ या ना? अब जरा इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। आइए जरा पहले इस डेटर्स को उठाओ, ये डेटर्स यहां चले गए। अच्छा, बैड डेट्स हमारी ऑलरेडी कितने की हो गई हैं? 1810 की। तो ये बैड डेट्स यहां पर आ गई, क्लियर है? उसके अलावा क्वेश्चन में इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नीचे आना, क्या कुछ और कह रहा है? कह रहा है हाफ द अमाउंट ऑफ एक्सेस बिल इज इररिकवरेबल। मतलब इसके अंदर ही तो एक्स, उससे हमें 1000 लेने हैं। कह रहा है आधे पैसे उससे नहीं मिलेंगे, मतलब 500 के फर्दर बैड डेट्स हैं, तो इसमें से 500 के फर्दर बैड डेट्स निकाल दो, तो यहां पर फर्दर बैड डेट्स ऐड हो गए। उसके अलावा कह रहा है 5% का प्रोविजन चाहिए, तो 5% का प्रोविजन 29,500 पर नहीं बनेगा, क्योंकि सोचो इसके अंदर है टोटल 30,000,
30,000 के अंदर x है, x की वैल्यू 1000 है, 500 कह रहा है वो नहीं मिलेंगे, मतलब बाकी के 500 कंफर्म मिलेंगे। नहीं समझे आप? वो कह रहा है 500 नहीं मिलेंगे। अच्छा ये डिसाइड कैसे? ओ भाई, जब बिल डिसऑनर हो जाता है ना, आपको पता है बिल लिखा क्यों जाता है? सेफ्टी के लिए, कि बंदा टाइम पर पैसा देने से मना ना कर पाए, और अगर उसने मना भी किया तो हम उस पर केस डाल देते हैं। नोटरी होता है बीच में हमारे, नोटरी यू नो, तो हमें वहां पर सेफ्टी रहती है। अच्छा जब आप केस डालते हो, फिर आपका केस कोर्ट में चला गया, कोर्ट डिसाइड करता है इतने पैसे देने हैं कम से कम, अगर आपको समझौता करना है तो इसमें बोला है कि 500 नहीं मिलेंगे, तो बाकी के 500 कंफर्म आपको मिलेंगे। और जो चीज आपको कंफर्म है, क्या उस पर प्रोविजन बनाओगे? प्रोविजन बनता है डाउट पे। तो आपको यहां जो प्रोविजन बनाना है वो 29,000 पे बनाना है, 29,500 पर नहीं बनाना है। नहीं समझे? तो क्या करूं? यहां से न्यू प्रोविजन ऐड कर लो, 29,000 का 5%, 1450 रुपए, और 1450 यहां से एज अ न्यू प्रोविजन माइनस हो जाएंगे। बोलो पल्ले पड़ी की बात? नहीं कहीं कोई और डाउट हो? इसके अंदर कोई और ऐसी एडजस्टमेंट आप लोगों को नजर आ रही हो? चेक करो जरा। एक इसके अंदर ये वाली एडजस्टमेंट भी है, हिडन। कह रहा हमने 10,000 का लोन लिया था, जब आपने लोन लिया होगा तो जर्नल एंट्री डाली होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन, लिया होगा किसी डेट पे, हमें क्या लेना? हाँ लो, डेट भी दे रखी है, इसका मतलब ये वाला लोन आपने यहीं ले लिया था, तो भाई इसका इंटरेस्ट तो पूरे साल का यहां रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर वो खर्चा आता है। भूमि कौन सा? बड़े आराम में बैठे हो बेटे, बस वो वाली कुर्सी दे दो ऐसे ऐसे हिलने वाली, मजा ना आ जाए, कसम से नींद आ जाएगी तगड़ी वाली। मैं कह रहा था यहां पर कौन सा खर्चा आता है? अरे वो मुझे पता है कितना आता है, चलो मेरा सवाल गलत है, जो उस साल से बिलोंग करता है। और क्योंकि आपने लोन का पैसा 12 महीने यूज किया है, तो 12 महीने का इंटरेस्ट ही यहां रिकॉर्ड होना चाहिए। अच्छा जरा देखो यहां पर, यहां इंटरेस्ट ऑन लोन कितना रिकॉर्ड हो रखा है? 500, और जबकि तुम 8% के हिसाब से इसका इंटरेस्ट निकालो, बनता है 800। तो तुम क्या करोगे? इस लोन को तो यहां ले जाओ, इस इंटरेस्ट को जो तुमने रिकॉर्ड कर रखा है, कितने का रिकॉर्ड किया है, और इसका इंटरेस्ट बनता है, देखो इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट इसके अंदर नहीं बोली है, तो 5-6 तो क्लियर है, और एक है हिडन एडजस्टमेंट, वो भी आपको करनी होगी। तो यहां पर इसके इंटरेस्ट को ऐड कर दो, और यहां इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग या फिर लोन में ऐड कर देना, बोथ आर ओके। ठीक है, कुछ और इसमें से पूछना चाहते हो? कोई और ऐसी एडजस्टमेंट? चेक इट आउट। मैं कह रहा हूं बहुत विशेष ध्यान रखना इसका, पक्का आप लोग पेपर में देखने वाले हैं। कुछ ऐसे बच्चे जिनके पेपर में आ चुका हो? दूसरे सेट में आया था मेरे, आया था ना एक सेट में, आपको भी मिल जाएगा, पक्का देख लेना। कोई ऐसी एडजस्टमेंट और है जो जानना चाहते हैं? सब क्लियर है? चलो तो ठीक। इरेक्शन कहाँ पे लिखा हुआ है बेटे? हाँ, इरेक्शन होता है मशीन को इंस्टॉल करवाना, इरेक्ट करवाना, ठीक है। क्या फोर्थ का क्या होगा? चलो बात कर लेते हैं बेटे, ऐसे क्या बात कर दी तुमने, ये भी कोई मतलब ऐसी बात है, हद हो गई। चलो तो फिर देखते हैं फोर्थ में व्हाट यू हैव टू डू, वेजेस जो कि कितनी है, वेजेस 20,400 समथिंग, ठीक है। अच्छा कह रहा है उसके अलावा इसके अंदर मशीनरी, कह रहा है मशीनरी कितने की है? अच्छा इस मशीनरी को यहां पर ले जाते हैं आप, कह रहा है वेजेस के अंदर 600 रुपए मशीनरी के हैं। यार ये हुआ क्या हो, लगाओ दिमाग लगाओ। आपने अपनी ये जो वेजेस हैं आप लेबर को देते हैं, हाँ बेसिकली आपकी मशीन को इंस्टॉल करने के लिए कुछ बंदे आए थे, लेबर आए थे, और आपने उस लेबर को काम दिया कि भाई हमारी मशीन को फिक्स कर दो। लेबर ने मशीन फिक्स कर दी, तो उस मशीन को फिक्स करने का जो लेबर का खर्चा था वो आपको वेजेस में डेबिट करना चाहिए था, सॉरी मशीन में डेबिट करना चाहिए था, वो आपने वेजेस में डेबिट किया हुआ है। तो ऐसा करो, यहां से मशीन के नाम का कितना 600 रुपया यहां से निकाल के इसके अंदर ऐड कर दो। अब मशीन की वैल्यू कितनी हो गई? 15। इनफैक्ट डिप्रिसिएशन है क्या मशीन का? है,
5%, तो 5% 15,000 पे लगेगा और इसमें से 750 का डेप्रिसिएशन निकाल के P&L में चला जाएगा। सही है ना? चला जाए आगे। चेक करो, कुछ पूछने लायक होगा तो करेंगे, वरना आगे बढ़ेंगे। ये तो इजी है और ये भी कराया ही है मैंने बिल्कुल। इसमें भी सेम तरीके से बोला है, डेटर्स हैं 30 के, ये 1000 का है। एक मिनट, अरे ये सेम स्लाइड दोबारा आ गई, सॉरी। इसको ट्राई करते हैं एक बार, फिर से रिवाइज हो जाएंगी चीजें। चलो, डेटर्स कितने के दिए हैं अपने को? 480 के। और प्रोविजन पुराना कितने का दिया है? इसको तो यहां कैंसिल कर देते हैं हम लोग, राइट बैक। और ये है रिकॉर्डेड बैड डेट्स। उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है 3/4 ऑफ दीवान्स बिल इज इररिकवरेबल। इसके अंदर दीवान कितने का है? कह रहा है इसका 3/4 यानी कि 15,000 हमें नहीं मिलने वाला है। तो माइनस फर्दर बैड डेट्स 15,000 और यहां पर फर्दर बैड डेट्स को ले आओ आप 15,000 की। अब आपके डेटर वैसे कितने रह गए? 4,65,000 के। पर जब आप न्यू प्रोविजन बनाओगे तो 4,60,000 पर आपको बनाना होगा। बात समझ आ रही है? निकालो 4,60,000 का 27,600 क्या करूं? हाँ, 27,600 का यहां पर न्यू प्रोविजन बन जाएगा और यहां पर न्यू प्रोविजन माइनस हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई ऐसी एडजस्टमेंट जो करने लायक है? हाँ, पहले तो पहली एडजस्टमेंट ही ट्राई करते हैं। कह रहा है फायर इंश्योरेंस और रेट्स एंड टैक्सेस दोनों को हमें क्या करना है? अनएक्सपायर्ड की तरह कैरी करना है, यानी कि प्रीपेड से। तो आपने क्या करना है? पहले मैं अगर इसकी बात करूं तो यहां पर रेट्स एंड टैक्सेस 840 के हैं। इसमें से कितने का? 240 यहां से निकाल के ऐसे। और सेम ट्रीटमेंट फायर इंश्योरेंस का है। ये इजी है। सेकंड पे आओ। ट्रांसफर टू बिल्डिंग अकाउंट ₹3,000 फ्रॉम परचेजेस एंड ₹2,000 फ्रॉम वेजेस representing cost of material and labor spent on the additions to building made during the year. Is it easy? यहां परचेजेस में से माइनस करना है, यहां और यहां पर वेजेस में से भी माइनस करना है और दोनों वैल्यूज यहां मशीन के साथ ऐड हो जाएंगी। डेप्रीशिएशन अगर लगाना होगा, है ना? ये नहीं है ना, ये वाला है, ये वाला है। तो ये डेप्रीशिएशन नई वाली वैल्यू पर यहां से लग के P&L में चला जाएगा। सेम ही तो चीज है पिछले वाले में, बस उसमें एक चीज थी, खाली वेजेस थी। यहां थोड़ा परचेजेस का हिस्सा भी है। कोई और ऐसी एडजस्टमेंट? हाँ, सीधा 5th में कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लेना है, ड्राइंग का नहीं हमें कुछ करना। इजी है। अंदर का कोई ऐसा आइटम हमें करने लायक हो? बताओ बताओ, क्या कोई ऐसा आइटम है? बोलो बोलो। नहीं है ना? मिसलेनियस रिसिप्ट दोस्त ऐसा है, यहां से निकल के यहां पर आ जाएंगी P&L में। सिंपल है। चले ना फिर आगे। दिस वन इज लिटिल गुड वन। सुनो, प्लांट एंड मशीनरी कितने की दी है? अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी का जो ये जो आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है, ये ट्रायल बैलेंस इस डेट का है और कह रहा है इसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 12 लाख। अब तो तुम्हारे दिमाग में इमेज क्या आती है कि ये प्लांट एंड मशीनरी कब खरीदी गई होगी? तुम तो यही मान लेते हो कि ये पहले दिन से हमारे पास है, तब जाके ये 12 लाख हुई है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स, कह रहा है इसके अंदर एक मशीन ऐसी है जो कि हमने यहां खरीदी थी, कितने की? इसका मतलब ये वाली 2 लाख है, 10 लाख सॉरी। तो जब डेप्रिसिएशन लगाओगे तो इस वाली के ऊपर पूरे साल का और इस वाली के ऊपर 6 महीने का, तो वो डेप्रिसिएशन यहां से निकल के
P&L में आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वी आर गिवन विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। क्या भी रहा है, डेप्रिसिएशन मांगी गई, पता था, और कह रहा है डेप्रिसिएशन इसके ऊपर भी लगाना है, हॉर्सेज एंड कार्ट्स बाय, हालांकि डेप्रिसिएशन लगता नहीं है इनके ऊपर, दीज आर लिविंग थिंग्स, ठीक है, पर कह रहा है तो करना पड़ेगा भाई, कोई चारा नहीं है। हो जाएगा ना। अगला, ये अगला हमें पार्थ बताएगा। सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी एंड मार्च आर आउटस्टैंडिंग, वाई आर यू सिटिंग, बताओ। वो आउटस्टैंडिंग कह रहे हैं ना, नहीं कुछ नहीं बोलो। हाँ वो मुझे पता है, और इसका लेना देना इसके साथ है। बोलो पार्थ बोलो, सैलरी यहाँ आ गई 80,000 की, ये 11 महीने का है। क्या बात कर रहा है, तुम्हारे वाले साल में कितने महीने होते हैं? 10 महीने होते हैं तुम्हारे साल में, 12 होते हैं ना। हाँ, और कह रहा है 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये 10 का है, और अगर ये 10 का है तो 1 महीने के 8,000, तो 2 महीने के 16, तो 16 इसके अंदर ऐड करो और यहां पर एज लायबिलिटी आ जाएगा। ये क्या रहता है भाई, कह रहा है गुड्स वर्थ ₹15,000 वर सोल्ड एंड डिस्पैच्ड, बेच दिया था और भेज दिया था 27 मार्च को, कह रहा पर एंट्री नहीं डाली, सेल्स में ऐड कर लो और डेटर्स में प्लस कर लो, ठीक है ना, सेल्स में प्लस कर लो और डेटर्स में प्लस कर लो। अगला वाला आसान है, ठीक है, कहीं कोई और डाउट हो? चलो बेटे, थोड़ा सा कुछ और है टॉपिक का हिस्सा, उसे और कंप्लीट कर लेते हैं, हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाएगा फिर, ठीक है ना। आइए, अच्छा पहले ये कुछ पुरानी याद है, ज़रा इसको एक बार रिकॉल कर लो, अगर आपने को ये याद हो, ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस क्या कहता था कि फ्यूचर में अगर आपको कोई नुकसान नजर आ रहा है तो उस नुकसान को आज रिकॉर्ड कर लो। खाली एक ही लाइन नहीं बोली है, और एक लाइन और बोली गई है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई फायदा नजर आ रहा है तो उसे इग्नोर कर दो। मैंने आपको बताया था इन दोनों लाइंस की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। कुछ बच्चों को लगता है कि इस लाइन को अगर नहीं भी लिखते तो भी काम चल जाता, फिर क्या होता, लोग फ्यूचर के लॉसेस को कंफर्म रिकॉर्ड कर लेते, और इसकी तो फिर चॉइस आ गई ना कि रिकॉर्ड करो या मत करो, लॉ में तो कुछ बोला नहीं है। इसीलिए बिल्कुल क्लियर किया गया कि फ्यूचर में अगर कोई लॉस नजर आ रहा है तो उसको रिकॉर्ड करके चलो, और फ्यूचर में कोई फायदा नजर आ रहा है तो उसे कंप्लीटली इग्नोर ही करना है सबने। बात समझ आ रही है? तो ये बेसिकली कन्वेंशन और क्या बताती थी, कुछ थोड़ा सा इसके बारे में बताओ यार, मैंने पढ़ा रखा है, कोई इसका एग्जांपल? हाँ, एक यहां पर आप क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं, याद करो, और क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली यहां पर कैसे आता है, सुनो, यहां सेल आती है, यहां ओपनिंग स्टॉक, यहां परचेजेस, और यहां डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहां आपका निकलता है जीपी। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्या बोला गया है कि आपको कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से छोटी लेनी है। छोटी वैल्यू जैसे यहां पर आप लिखोगे, आपका ये वाला प्रॉफिट अपने आप कम हो जाएगा, हाँ या ना। यहां छोटी वैल्यू अगर आप लिखोगे तो आपका प्रॉफिट अपने आप कम हो गया, यानी कि आपने फ्यूचर के नुकसान का बंदोबस्त तो किया है। ये वो माल है जो भविष्य में बिकना है, फ्यूचर में जो बिकना है, और अगर इसकी माल की वैल्यू फ्यूचर में आपको लग रही है कि ये कम वैल्यू पर बिकने वाला है, तो वो यही तो कह रहे हैं कम वाली वैल्यू लेनी है, तो हमने उसी को फॉलो किया है यहां पर। दूसरा कोई और एग्जांपल इसी का? हाँ, हम यहां पर प्रोविजंस रिकॉर्ड करते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर वारंटीज, जितने भी आप प्रोविजन बनाते हैं वो सब किसकी वजह से बनते हैं? प्रूडेंस की वजह से बनते हैं। वेरी गुड, थोड़ा और चलते हैं। एक ये वाली याद और थी, अगर आपको याद हो तो, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ये क्या कहता था? हल्के में बता दो, रीड मत करो। रेवेन्यू रिकॉग्निशन ये क्या कहता था? रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करें, कब रिकॉग्नाइज मतलब उसे कब रिकॉर्ड करें, हम उसे कब इनकम माने। हाँ, इसके बारे में क्या बताया गया था, सुनो जरा।
इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स। कह रहा है रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड व्हेन द टाइटल कहो या ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द परचेजर एंड व्हेन द परचेजर लीगली बिकम्स लायबल टू पे द। कह रहा है एक तो ये कंडीशन और एक ये, और ये दोनों कंडीशन साथ में पूरी होनी चाहिए। कह रहा है देयर शुड बी नो अनसर्टेनिटी अबाउट रिसीट ऑफ। कह रहा है आपने, जैसे मान लो मेरे पास ये कैलकुलेटर है, आर्यन आया कह रहा है प्लीज मेरे को कैलकुलेटर दे। मैंने प्लीज क्यों बोल रहा है, कह रहा है दे दो ना। मैंने कैलकुलेटर दे दिया तो क्या मैं सेल की एंट्री डाल दूं? अभी नहीं। मैंने इसका मालिकाना हक इसको दे दिया हो जो कि इनवॉइस बन के ट्रांसफर होता है, बिल। मैंने इसका बिल उसके नाम पे दे दिया हो और मुझे कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मुझे पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अगर मुझे किसी भी तरह की कोई अनसर्टेनिटी है, अरे आर्यन तो गुंडा है भाई, अब पैसे वैसे नहीं मिलेंगे उससे, तो फिर तो मैं डाउट में हूं, फिर मैं इसे सेल नहीं बोलूंगा, इट इज अ लॉस। समझ रहे मेरी बात को? माल चला गया भाई, पैसे वैसे नहीं मिलने हैं, तो फिर सेल की एंट्री नहीं डाली जाएगी। सेल की एंट्री कब डालनी है? आपने ओनरशिप दे दी हो और आपको पैसे मिलने को लेके पूरा श्योरिटी होनी चाहिए, तब आप जाके अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। इतना तो क्लियर है ना? ठीक है, आओ जरा यहां पर। तुम्हें क्या लग रहा है, बैठने के लिए सोफा सेट बनाया गया तुम्हारे? हाँ, ध्यान से सुनने का, ठीक है। कह रहा हमने बिजनेस अरे सुनो ना, हमने बिजनेस शुरू किया है और इसकी पोस्टिंग कराना कैश में, फर्नीचर में, कैपिटल में। फिर हमने यहां पर देखो कितने पंखे खरीदे हैं, देख लो जरा, काउंट कर लो 22 हैं कि नहीं है। ये गोडाउन में ही रखे होंगे तुमने, ये गोडाउन है हमारा, ठीक है। हाँ जी, 5 5 10 और 20 21 22 मैंने जान के बनाए थे, थोड़ा सा एक इमेज बनती है चीज़ों की ना। हाँ, और ये 4000 रुपये का एक था, तो इसकी जो एंट्री डालो इसमें टू कैश, कैश में बाय। लो जी, मैंने 8 पंखे बेच दिए, तो इसके अंदर कितने बच गए होंगे? अब 22 में से 8 निकालो, 14। देखना जरा, 4 4 8 12 13 14 पंखे बचे हुए हैं, तो वो गोडाउन के अंदर पड़े हुए हैं और ये मैंने 5000 के हिसाब से बेचा है, तो प्रॉफिट भी कम आया होगा। इसकी एंट्री डल गई, पोस्टिंग करो कैश में टू सेल, सेल्स में बाय। लो जी, मैंने यहां पर 6 पंखे और बेच दिए, तो इसमें पहले 14 थे, 14 में से 6 निकाल दोगे तो 8 बच गए होंगे, 4 और 4 8। एंट्री डल गई, पोस्टिंग करो देव में टू सेल, सेल्स में बाय देव। फिर मैंने 3 पंखे देखो कैसे बेचे हैं, ऑन अप्रूवल बेसिस। मतलब मैंने पंखे दे दिए, कोई बंदा था, कोई कस्टमर आया, डाउट में था, खरीदूं ना खरीदूं, खरीदूं ना खरीदूं। मैंने कहा सुन, ले जा, यूज कर ले, अच्छे लगे रख लियो, फोन कर दियो बस कि हाँ मैंने रख लिया है, ना लगे तो वापस दीजिए। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, अप्रूवल का उसको दे तो दिया कि भाई तू जैसा कहेगा वैसे कर लेंगे, तू ले जा बस। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि भाई चाहेगा, यूज करेगा, समझ में आएगा तो रख ही लेगा ना, वापस आ जाएगा, यहां पे भी तो रखा ही था, ठीक है ना। तो हमने 3 पंखे बेचे 5000 रुपए के हिसाब से, तो एंट्री डल गई राम अकाउंट बिट्टू। आपको नहीं लग रहा ये एंट्री गलत है? आपने माल तो दे दिया, बिल भी बना दिया, पर अभी अनसर्टेनिटी है भाई, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि माल ही नहीं बिका। तो आपने उस टाइम पर सेल की एंट्री डाल दी ये सोचकर कि माल बिक गया है, जो कि डालनी नहीं चाहिए थी। अगर आप इसे रिकॉर्ड नहीं करते तो कोई टेंशन वाली बात, माल वापस आ जाता, वापस कोई दिक्कत नहीं है। इसकी पोस्टिंग करो राम में और सेल्स में बाय राम। हाँ जी, तो गोडाउन में कितने थे? 8, 8 में से कितने और बिक गए? 3, तो यहां कितने बच गए? 5 हमारे ये रहे। अच्छा, जो 5 बच गए वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में यहां एडजस्ट हो जाने चाहिए, ठीक है ना। और आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक का 2 तरीका है, या तो आप उसे ट्रायल बैलेंस से पहले एडजस्ट कर लो, या फिर आप उसे ट्रायल बैलेंस के बाद यहां से, मैंने वहां से एडजस्ट कर लिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सुनो जरा, उसके बाद ये जो मेरे सारे लेजर्स हैं, ये सब लेजर्स ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रखे हैं। देखो जरा, कैश का बैलेंस, फर्नीचर का बैलेंस, कैपिटल का, परचेज, सेल्स, देव, सारे लेजर्स इसके अंदर आ गए। नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है वो आपको, कह रहा है एक तो कह रहा है 20000 का तो क्लोजिंग स्टॉक है। मैं अच्छा ठीक है, 5 पंखे
4000 के हिसाब से, तो मैंने कहा क्लोजिंग स्टॉक में यहां लिख लूंगा, क्योंकि नालायक तुमने पहले एडजस्ट किया नहीं था तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। अबे हाँ या ना, तो बोलते क्यों नहीं हो, सांप सूंघ जाता है। ठीक है, उठाओ। कैश इधर गया, फर्नीचर यहां गया, कैपिटल यहां गई, परचेजेस यहां गई, सेल्स यहां। सेल्स गलत है, सेल्स गलत है क्योंकि ये वाली सेल ही नहीं है कि नहीं। और देव डेटर्स के अंदर बैठा हुआ, ये रहा। राम भी डेटर के अंदर है, पर मैंने जान के उसे अलग अलग दिखाया, कुछ वजह थी। ठीक है, उसके नीचे क्या कह रहा है, कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग, पढ़ो लाइन को पढ़ो, कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग। आप देखो, आपने यहां जो माल बेचा है, कितना माल बेचा है आपने यहां पर, 3 पंखे, 3 पंखों का कॉस्ट प्राइस कितना है, और उनका सेलिंग प्राइस 12 है, और आपने एंट्री वो 15 पे डाली है। कॉस्ट प्राइस 12 है, सेलिंग प्राइस 15 है, और एंट्री सेलिंग प्राइस पे डलती है, हाँ या ना। तो वही कह रहा है 12,000 रुपए का माल हमने कैसे बेचा था, अप्रूवल बेसिस पे, कह रहा पर वो बेचा 15 में था। अब आपको ये एडजस्टमेंट करनी है, कैसे एडजस्ट करोगे, इतने डेटा के बेस पर आपने अपने फाइनल अकाउंट्स बना लिए हैं, बस ये वाली एडजस्टमेंट करनी है। कैसे करूं, हाँ, सेल्स को अंदर लाओ पहले तो यहां से, और इसमें से सेल ऑन अप्रूवल बेसिस 15,000 माइनस होगा, और डेटर्स में से भी सेल ऑन अप्रूवल बेसिस 45 अंदर लाओ, और 15 माइनस करके 30 बाहर ले जाओ। अब एक बात बताओ, जब तुम इस माल को यहां दोनों जगह माइनस कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इस एंट्री को रिवर्स कर रहे हो, और जैसे ही तुमने ये एंट्री रिवर्स करी, फिर वो जो माल है वो किसी का तो है, क्योंकि तुमने उस माल को अपने क्लोजिंग स्टॉक में तो लिया ही नहीं है, तुमने तो वो वाला माल लिया हुआ है यहां पर जिसमें से अप्रूवल वाला हटा हुआ है। तो अप्रूवल वाला माल या तो बिका हुआ मानो, या फिर बिका हुआ ना मान के अपना मानो। तो वो जो 12,000 रुपए का माल है, जो कि आज है किसके पास, तो वो माल तुम कह रहे हो बिका नहीं है। अब बिका नहीं तो फिर वो तुम्हारा है, और अगर तुम्हारा है तो अपने क्लोजिंग स्टॉक में दिखाओ। नहीं समझे, तो वो 12,000 यहां पर भी ऐड होगा इसके साथ, और यहां पर भी ऐड होगा क्लोजिंग स्टॉक के साथ। यानी कि इसके कितने ट्रीटमेंट, 4 ट्रीटमेंट। सेल्स में से सेलिंग प्राइस माइनस, डेटर्स में से सेलिंग प्राइस माइनस, और यहां के क्लोजिंग और स्टॉक और यहां के क्लोजिंग स्टॉक में से दोनों। समझ के मेरी बात, चेंज किया है मैंने कुछ, है गोडाउन कह रहा, गोडाउन का कलर अलग है। वाह अरे वाह, इसी गोडाउन में छोड़ दूंगा तुझे नालायक। यहां कुछ एडजस्टमेंट में मैंने चेंज किया है, आप रीड करो। कॉस्ट प्राइस 12 था और सेलिंग प्राइस 15 था। बताओ जरा, क्या लिखा है क्वेश्चन में, कह रहा है 1/3 माल हमने यही तो दिया था उसे, कह रहा है यहां से लेके यहां तक उसने बोल दिया कि मैं एक पंखा पक्का रखूंगा, बाकी 2 के बारे में उसने बताया ही नहीं। मतलब पार्शियल अप्रूवल आ गया, पार्शियल अप्रूवल नहीं आया, ऐसा हो सकता है। अब सुनो, पार्शियल में आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। उसने कितने के लिए हाँ कह दी, तो इसके भी 2 हिस्से करो, 1/3 और 2/3, और इसके भी 2 हिस्से करो, 1/3 और 2/3, यानी कि 4,000 और 8,000, इसमें 5,000 और 10,000। अच्छा, उसने इस हिस्से के लिए हाँ कह दिए, तो इसका मतलब उसने इस हिस्से के लिए ना करिए, तो क्या करेंगे रजत बता सकते हो? तो सर जो हमारा सेलिंग प्राइस है 10,000, नहीं, हाँ 10,000, ये सेलिंग प्राइस हाँ तो हमारा बचा है, बिल्कुल। तो हमारी क्लोजिंग स्टॉक में हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो, वो सर 10 तो हमारा 10,000 इसमें से माइनस होगा और 10,000 इसमें से माइनस होगा, और जो हमारा ये 5,000 थे सेलिंग्स में हो जाएगा, ये इसके अंदर प्लस होगा और इसके अंदर प्लस होगा। समझ गए पक्का? हाँ सर उसकी जैसे अप्रूवल पे सेल करने की कोई एंट्री बनेगी जर्नल एक से, अरे ये तो ये वाला था ना, मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ ये 4,000 लेंगे, इसका ये नहीं लेंगे, 5 नहीं है, तो सेलिंग प्राइस पे ना। हाँ तुम क्या कह रहे थे? सर उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी?
मैं 1 मिनट पहले बच्चों को ये वाला दोबारा बता दूं, फिर तुम्हारा डाउट लेता हूं। अरे सुनो, सर एक बार वैल्यूज के साथ बता दो। वैल्यूज के साथ ही कर लेते हैं। सुनो 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 सुनो, हाँ सुनो तो, अरे भाई रुक तो जाओ यार। सुनो, ये वाला माल वो है जिसका अप्रूवल नहीं आया है, और उस माल का ये कॉस्ट प्राइस है, और ये उस माल का। तो अगर मैं इस 10,000 की बात करूं तो 10,000 इसके अंदर माइनस होंगे और 10,000 सेल्स में से माइनस होंगे, और ये जो 8,000 है, 8,000 इसके अंदर प्लस होंगे और 8,000 इसके अंदर प्लस होंगे। चाहिए? हाँ बेटा तुम पूछो। सर उसकी एंट्री क्या बनेगी वैसे? किसकी? सोल्ड गुड्स ऑन अप्रूवल। ये उसी की एंट्री है, उसकी एंट्री डलेगी ही नहीं अप्रूवल बेसिस की, उसको रिकॉर्ड ही नहीं करने की जरूरत ही नहीं थी, पर हमने डाल दी तो हम उसे ठीक कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा यहां देखो, कह रहा है अगर उसने सारा अप्रूवल दे दिया तो ऐसा भी तो हो सकता है 100%, तो फिर छेड़ो ही मत, जो एंट्री डली हुई है वो बिल्कुल जायज डली हुई है। ठीक है, लो जी, बस ऐसे ही यूं छेड़खानी सी है, ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है। हाँ, कह रहा है समझो, पहले कह रहा है पहले आपने कुछ माल खरीदा, उसका कॉस्ट प्राइस 55 था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा है फिर आपने कुछ माल बेचा ऑन अप्रूवल। हाँ, कुछ राम को, देव को, राज को और प्रेम को, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस सब कुछ लिखा हुआ है, पर इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो सब कुछ वो सेलिंग प्राइस पे होगा। हाँ या ना? 4 लोगों को आपने माल बेचा है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। कह रहा है यहां पर क्या हुआ, सुनो, जब हम यहां पहुंचे तो क्या हुआ। कह रहा है राम ने अपना अप्रूवल, तो यहां पर कोई एंट्री थोड़ी डालोगे, क्योंकि आपने सेल की एंट्री उसी दिन डाल रखी है। ठीक है, फिर आप और आगे बढ़े, कह रहा है राज एंड देव रिजेक्टेड हिज। अब आप क्या करोगे, सेल्स रिटर्न कर दो। अबे जब तो आपने अप्रूवल बेसिस पे भेजा था तो आपने सेल की एंट्री डाली हुई है, और जैसे ही वो मना करेंगे तो आप फिर किस चीज की एंट्री डालोगे, सेल्स रिटर्न की एंट्री आ जाएगी, खत्म बात। उसके बाद जब आप यहां पहुंचोगे, कह रहे हैं यहां क्या हुआ, कह रहा है प्रेम, अच्छा देख लो जरा कौन कौन खत्म हो गया है। कह रहा है देव का सिलसिला, इसका राम का सिलसिला खत्म हो गया, राज और देव का चाहे किसी भी वजह से हो पर खत्म तो हो गया ना, प्रेम बचा है। कह रहा है प्रेम हैज स्टिल नॉट सेंट देयर अप्रूवल, दैट इज स्टॉक इज लाइंग विद द कस्टमर। ठीक है, तो फिर आपको यहां पर एंट्री क्या डालनी चाहिए, सेल्स डेबिट टू प्रेम। क्यों भाई, अबे क्योंकि वो माल जब बिका तो है ही नहीं, सर्टेनिटी थोड़ी है अभी, तो आप इसका तो ट्रीटमेंट करते हो, जो यहां पर माइनस और यहां पर माइनस करते हो, ये उसी का तो ट्रीटमेंट है। ठीक है, स्टॉक विल बी एडेड टू माय क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस, जिसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, तो वो यहां पर ऐड हो जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक अपने लेजर में बढ़ेगा तो यहां पर भी कॉस्ट प्राइस में बढ़ जाएगा। अगर मैं 25,000 की बात करूं तो 25,000 तो यहां पर और यहां पर माइनस होगा, और जो 20,000 है वो यहां पर और यहां पर प्लस होगा। मतलब मैंने अपनी बात एंट्रीज के थ्रू समझाने की कोशिश की है, बस पल्ले पड़ गई बात। धन्यवाद। एक बार इसके बारे में बस रीड सा कर लो थोड़ा सा। ये जो ऐड होगा क्लोजिंग स्टॉक में, वो तो कॉस्ट प्राइस पे ऐड होगा ना? क्या कह रहे हो? जो आपने थर्ड पॉइंट लिखा है इसमें, वो तो उससे कॉस्ट प्राइस पे। हाँ, ये ऐड कॉस्ट प्राइस होगा, थर्ड वाला। आप लास्ट की लाइन पढ़ रहे हो, जरा कितना गहरा मतलब निकल रहा है। प्रूडेंस की सेकंड लाइन अप्लाई हो रही है यहां पर। हो गया? अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मैं करा नहीं रहा, चिंता मत करो, मैं जानता हूं अपनी लिमिट्स। ठीक है, इसके अंदर बस ये वाली एडजस्टमेंट को अंदर अटैच कर दिया गया है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बस आपने इस एडजस्टमेंट को संभालना होगा जब आप कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को ध्यान में रखकर पढ़ो, एक बार एडजस्टमेंट पढ़ लो बस। 6,000 रुपए का माल 7,200 में अप्रूवल बेसिस पे भेज दिया था और सेल की एंट्री डाल ली थी।
तो कॉस्ट प्राइस दोनों जगह के क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा और सेलिंग प्राइस यहां सेल्स में से और यहां डेट ऑफ से माइनस हो जाएगा। दैट्स इट। बुक दे दो, होमवर्क फाइनल करना है। होमवर्क लिखो भाई। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 एंड 21। दैट्स इट। 18, 19, 20, 21। 18, 19, 20, 21। 18 से 21 ये लीजिए। नहीं 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 ना, बंद करना जरा, भेज दे।